हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं ऑडिटिंग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। आपको मैं सेक्शन बता दूं तो जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर है वो 141 सेक्शन के अंदर कंसीडर जो है वो किया जाता है, और जहां पे आप लोग देख सकते हो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर देके रखा है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बीकॉम सेम 4 की बैच है जिसमें हम टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक, टैक्सेशन और ऑडिटिंग, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2399 में। तो आप अभी के अभी हमारी बैच ज्वाइन करें, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस और लाइव लेक्चर दोनों आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर की। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 141(3), अब 3 जो है वो सबसेक्शन है। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 141 का 3 जो है वो कहता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कोई भी ऑडिटर को डिस्क्वालिफाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी ऐसा बिजनेस जो एलएलपी के अलावा है, मतलब एलएलपी को यहां पे एक्सेप्शन दिया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एक्सेप्शन दिया है। उसके अलावा कोई भी तरह का बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई भी बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो यहां पे डिस्क्वालिफाइड होती है ऑडिटर के बनने से। दूसरा है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हाँ, कोई भी ऑफिसर उस कंपनी का या उस कंपनी का एम्प्लॉय कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरा, अ पर्सन हु इज पार्टनर और who is in employment of an officer और employee of the company। अब मान लो कंपनी का कोई एम्प्लॉय है या कंपनी का कोई ऑफिसर है, उसका जो ऑडिटर है वो पार्टनर है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? या तो मान लो वो जो एम्प्लॉय है उसका पार्टनर है, या उस ऑफिसर का पार्टनर है, या तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट लेता है, उस ऑफिसर के अंडर काम करता है, या उस एम्प्लॉय के अंडर एम्प्लॉय है, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑडिटर बनने से। क्लियर हो गया? चौथा पॉइंट, a person who is indebted to the company for an amount exceeding ₹5 लाख। अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसको कंपनी के अंदर कर्जे में है, इंडेप्ट मतलब होता है कर्जे में होना, कंपनी को उसको अभी पैसा पे करना है, वो कर्जे में है, बट कितना 5 लाख से ज्यादा हो तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता। हाँ, अगर 5 लाख से कम हो तो वो ऑडिटर बन सकता है, बट 5 लाख से ज्यादा हो तो वो ऑडिटर बन सकता नहीं है। और who has given any guarantee, और अगर कोई पर्सन जिसने गारंटी दी है या कोई भी तरह की सिक्योरिटी दी है इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, यानी कि मान लो कि मेरा कोई रिलेटिव है या कोई जान पहचान का कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, उसने मेरी गारंटी लिया, अगर वो पैसा नहीं पे करेगा तो मैं पैसा पे करूंगा, उसके साथ कोई भी कनेक्शन है और कंपनी को मेरे को पैसा पे करना है, तो मैं ऑडिटर नहीं बन सकता उस पर्टिकुलर कंपनी का। क्लियर हो गया? यानी कि यहां पे थर्ड पर्सन की बात की गई है, मैंने गारंटी लिया है या कोई भी तरह की मेरी सिक्योरिटी वहां पे दी हुई है, तो मैं वहां का ऑडिटर नहीं बन सकता। फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 8 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, मतलब इस सेक्शन में जो जो चीजें देके रखी है उस चीजों के बेसिस पे वो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है कुछ सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे। नेक्स्ट, नंबर 6, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी बिजनेस रिलेशनशिप हो उस कंपनी के साथ, या तो वो सब्सिडरी कंपनी के साथ उस कंपनी की, या एसोसिएट करता हो, या उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ कोई भी तरह का कैश रिलेशन या बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो क्या होगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब उसका कोई तरह का बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ जो वो ऑडिट करने वाला है। अगर उसके साथ रिलेशन है, उसका बिजनेस रिलेशन, कैश रिलेशन, तो भाई वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा उस ऑडिटर के पोस्ट से। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 7, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज एन नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सोच लो कि मैं ऑडिटर हूं, ठीक है, अब मैं जिस कंपनी में ऑडिट करने जा रहा हूं उसका मेरा कोई रिलेटिव उस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, या तो कोई मेरा रिलेटिव उस कंपनी में की मैनेजरियल पर्सोनिल है, KMP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, जनरल मैनेजर जैसी पोस्ट पे है, तो भाई मैं जो हूं मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा एज एन ऑडिटर। तो ऑडिटर का कोई रिलेटिव उस कंपनी का कोई तरह का डायरेक्टर या कोई तरह का KMP नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है नंबर 8,
अ पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरी। मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मैं ऑडिटर हूं। अब मान लो मेरा कोई रिलेटिव या मेरे कंपनी का ही या मेरे बिजनेस का ही कोई पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म का ही कोई पार्टनर है, उस कंपनी का कोई तरह की सिक्योरिटी होल्ड करता है या उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की भी सिक्योरिटी होल्ड करता है या कोई रिलेशन रखता है, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब मेरा पार्टनर भी होगा ना और वो उस कंपनी के कोई सिक्योरिटी लेके बैठा होगा तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसी गलतियां होती है तो उस टाइम पे वो लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 9, अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर मान लो कोई पर्सन ने फ्रॉड किया है और ये कोर्ट ने कन्विक्ट मतलब बता दिया कि भाई इस बंदे ने फ्रॉड किया है, प्रूफ कर दिया है, तो वो उस कंपनी का, कोई भी तरह की कंपनी का वो ऑडिटर नहीं बन सकता, या तो फिर उसका 10 साल का टाइम पीरियड गुजर नहीं जाता जब उसने ये कन्विक्शन किया हो, फ्रॉड किया हो, तब तक वो ऑडिटर कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर नंबर 10 है, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। मतलब कि मान लो वो बंदा कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। हाँ, अब आपको पता है ऑडिटर होता सीए है, उसकी क्वालिफिकेशन सीए होती है, बट मान लो ऑडिट का काम छोड़ के वो कहीं और दूसरी जगह जा रहा है और वहां जाके ऑडिट कर रहा है, तो भी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। मान लो कोई क्लाइंट को टाइम दे दिया और वो वहां नहीं गया, कहीं और जाके काम करने लग गया, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 11, एनी पर्सन हुज अपॉइंटमेंट विल रिजल्ट इन मोर देन 20 कंपनीज। अगर मान लो कोई पर्सन ऑडिट का काम कर रहा है 20 कंपनी से ज्यादा में, तो वो ऑडिटर कंसीडर नहीं होगा 21वीं कंपनी के लिए। मतलब यहां पे एक क्राइटेरिया बनाया है कि भाई 20 कंपनी तक ही कोई ऑडिटर ऑडिट कर सकता है, 21वीं कंपनी करेगा तो ऑडिटर कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर। और अ पर्सन बीइंग द क्रेडिटर, और मान लो वो उस कंपनी का कोई क्रेडिटर है तो भी वो कंसीडर नहीं किया जाएगा एज एन ऑडिटर, वो डिस्क्वालिफिकेशन है इसकी। और आखिरी पॉइंट है 12, एनी पर्सन हु सब्सिडरी और एसोसिएट और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग नॉन ऑडिट सर्विसेज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। मान लो मैंने किसी को अपॉइंटमेंट दी, मैं ऑडिटर हूं, किसी को अपॉइंटमेंट दी और मैं उस टाइम पे वहां जाने की जगह कोई और नॉन ऑडिट सर्विस में इन्वॉल्व हो गया, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा एज एन ऑडिटर। क्लियर हो गया। अब आखिरी वाला जो है वो मैं आपको ना कुछ शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो कैसे शॉर्ट में चीजों को याद रखा जाए। तो याद रखना, डिस्क्वालिफिकेशन 144 सबसेक्शन 3 के अंदर देके रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। यहां पे ना मैं दो ग्रुप बता रहा हूं, एक एचआरपी और एक है कैश ग्रुप। एचआरपी मतलब होता है हिमसेल्फ रिलेटिव पार्टनर, या तो हम कहेंगे हनुमान राम जी पार्टनरशिप। ठीक है, हनुमान जी, राम जी और पार्टनरशिप, इन तीनों के बीच में पार्टनरशिप अच्छे से, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप अच्छे से होना। और हो गया कैश ग्रुप। कैश में क्या आता है? कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग, ये कैश में आ जाता है। अब इन दोनों का काम आगे क्या आएगा वो मैं बताता हूं, और ये शॉर्ट तरीका है जिससे आप तुरंत याद रख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। मान लो कोई भी तरह का ऑडिटर है, वो एलएलपी के अलावा कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट लेके बैठा है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑडिटर से। नेक्स्ट है नंबर बी, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मान लो एचआरपी, यानी वो खुद हिमसेल्फ या रिलेटिव या उसका पार्टनर कोई भी कंपनी के ऑफिसर से या एम्प्लॉय से रिलेशन रखता है, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ बी, मान लो उस ऑफिसर का पार्टनर है या उस एम्प्लॉय का भी पार्टनर है या उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है या उस ऑफिसर का एम्प्लॉय है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा कंपनी के ऑडिटर से। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है नंबर टी, होल्ड सिक्योरिटी। अगर मान लो कोई कंपनी है, यानी कि कैश की बात कर रहा हूं, कैश ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर वो कैश ग्रुप में कंपनी या उसकी एसोसिएट या सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है, उसकी सिक्योरिटी लेके बैठा है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑडिटर से। दूसरा, अगर उस कंपनी को इंडेप्टेड है, इंडेप्टेड का मतलब होता है कर्जे में होना, तो अगर वो बंदा 5 लाख से ज्यादा कर्जे में है तो उस टाइम पे क्या होगा? वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा एज एन ऑडिटर। नेक्स्ट है गिवन गारंटी और सिक्योरिटी फॉर थर्ड पर्सन मोर देन 1 लाख। मान लो 1 लाख से ज्यादा की कोई थर्ड पर्सन की गारंटी लिया, आगे 5 लाख था तो यहां पे मैं 5 लाख कर देता हूं कि 5 लाख तक की किसी की कोई गारंटी ली है और सिक्योरिटी है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पे भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। यानी कि उसने कोई तीसरे बंदे को, उसका जो रिलेटिव है या कोई तीसरा बंदा है जो कोई और है, ठीक है, उससे गारंटी ली है
कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो कंपनी को मैं मेरे बिहाफ में पैसा दे दूंगा, तो उस टाइम पे भी वो ऑडिटर कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसकी अमाउंट 5 लाख से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर है अ पर्सन बिजनेस रिलेशनशिप विद कैश, यानी कि जो मैंने कैश ग्रुप बताया ना, इन ग्रुप्स के साथ कोई तरह की बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑडिटर बनने से। फिर है एफ, कोई भी ऐसा पर्सन वो रिलेटिव इज डायरेक्टर और केएमपी, उसका रिलेटिव डायरेक्टर है या की मैनेजरल पोजीशन पे है, पर्सोनिल है, तो उस टाइम पे भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑडिटर बनने से। फिर है हु इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो वो कहीं और फुल एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, कहीं और कुछ और काम कर रहा है, कोई सीए है, जो क्वालिफिकेशन सीए होती है ऑडिटर की, वो कहीं और कुछ और काम कर रहा है, तो उस टाइम पे भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। दूसरा, होल्ड मोर देन 20 नंबर ऑफ ऑडिट्स, मान लो उसने 20 से ज्यादा ऑडिट लेके रखे हैं, तो 21वां नंबर का ऑडिट जो है उसके लिए वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, वो ऑडिटर कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट है कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर फ्रॉड एंड 10 इयर्स नॉट पास्ड, यानी मान लो कन्विक्टेड किया है कि कोर्ट ने कि इसने फ्रॉड किया है, या उसको फ्रॉड किए हुए 10 साल नहीं गुजर जाते, तब तक वो ऑडिटर से क्या होगा, वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। आखिरी है हिमसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन 144 सेक्शन सर्विसेज। अच्छा, अभी मैंने कुछ सेक्शन का बताया था, तो 144 सेक्शन बोलता है कि ऑडिटर को कौन सी सर्विस नहीं करनी चाहिए। अगर मान लो वो ऐसी कोई भी तरह की सर्विस कर रहा है जो सेक्शन 144 में दी है, तो भाई वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसी कोई सर्विस कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा ऑडिटर से। तो यहां पे मैंने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स दिए हैं जिससे आपको अच्छे से याद रह जाए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक जो था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।